तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि मैस्कुलिनिटी के बारे में पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर हमें फीमेल्स या फेमिनिज़्म को आगे बढ़ाना है, हमें वुमेन एम्पावरमेंट कर रहे हैं, तो वी नीड टू इंक्लूड मेन इन इट। ये अनबैलेंस स्टेट में नहीं हो सकता। देन वी रेड सम रियली गुड पॉइंट्स गिवन बाय फेमिनिस्ट कमला भसीन, जिनके काफ़ी व्यू पॉइंट्स नैना से मैच करते हैं। मैंने ये एम्फसाइज़ किया था, शी टॉक्स अ लॉट लाइक हर। एंड मैंने ये बताया था कि अगर तुम लोगों को देखना हो तो सत्यमेव जयते में भी आई हुई हैं, ये बहुत फेमस फेमिनिस्ट हैं। इनके बारे में आप वीडियोस वगैरह देख सकते हैं। द वे शी डिस्क्राइब्स थिंग्स, इट्स वेरी इजी टू कैच। हेलो दीप्ति। हाय को ये सुना ना? या पहचान लिया मैंने। ओके, हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। मैं पहले अभी रिकैप दे रही हूँ, सुनो। हम्म फिर डेफिनेशन ऑफ मैस्कुलिनिटी पे आते हैं हम कि मैस्कुलिनिटी क्या है। मैस्कुलिनिटी इज द एट्रीब्यूट, सोशल कंस्ट्रक्ट है ये, जो मेल्स को दिया गया है किस चीज का, स्ट्रेंथ और एग्रेसिवनेस का। उनको कंट्रोलिंग जो दिखाया जाता है, ये सोशल कंस्ट्रक्ट है जिसमें मेल्स को फिट इन होने के लिए फोर्स किया जाता है, उसको मैस्कुलिनिटी बोला जाता है। तो कुछ ट्रेट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। फिर सोसाइटी दैट प्रिस्क्राइब्स हाउ मेन एंड बॉयज शुड ड्रेस, behave, act, what attitudes and quality they should possess and how they should be treated। ये सब कुछ उसमें मैस्कुलिनिटी के कंस्ट्रक्ट में आता है। फिर हम मैस्कुलिनिटी को प्लूरल फॉर्म में मैस्कुलिनिटीज क्यों बोलते हैं, क्योंकि अलग-अलग ज्योग्राफिकल एरिया में इसकी डेफिनेशन डिफर करती है। वो ट्रेट्स जो मैस्कुलिन होते हैं वो डिफर कर जाते हैं। इसीलिए हर जगह जैसे हम अलग-अलग ज्योग्राफिकल एरिया में जाएंगे, इसकी डेफिनेशन चेंज होगी। तो मैस्कुलिनिटी एक बायोलॉजिकल या एक यूनिवर्सल कंस्ट्रक्ट नहीं है। इट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एंड दैट इज हाउ वी नो दैट इट इज नॉट ट्रू। एंड अंडरस्टैंडिंग मैस्कुलिनिटी की बात जब हम आए तो मैस्कुलिनिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स को हम स्टडी करेंगे, क्योंकि वो एक सोशल कंस्ट्रक्ट है। वो ट्रेट्स को वो ट्रेट्स को डेमोन्स्ट्रेट करता है। तो वो ट्रेट्स कौन से हैं जो मैस्कुलिनिटी के अंदर आते हैं? हमने पढ़ा कि मैस्कुलिन ट्रेट्स ये सारे हैं और फेमिनिन ट्रेट्स ये सारे हैं। और उसके बाद हम गए थे देखने आगे कि एजेंट्स ऑफ जेंडरिंग क्या होते हैं। हम हमारे जो छोटे बच्चे ही होते हैं, छोटी यंग एज से कैसे उनकी जेंडरिंग हो जाती है, घर में ही, घर से ही कैसे स्टार्ट होता है। एंड देन आई वुड लाइक टू रीड this portion, that masculinity is also shaped by age, religion, caste, class, race, ethnicity and sexuality of an individual. Since patriarchy हम आगे भी पढ़ने वाले हैं, patriarchy perpetuates inequality and hierarchical social order. It considers men as superior and therefore in a commanding and controlling position over men and women. Not just women, men also. मैस्कुलिनिटी सिर्फ मेन और वुमेन के बीच का पावर प्ले नहीं होता। मेन एंड मेन के बीच में भी जो पावर प्ले चलता है वो मैस्कुलिनिटी से रिलेटेड है। वहाँ पे जो लोअर क्लास के या लोअर हायरार्किकल ऑर्डर पे जो मेन आते हैं, दे हैव फेमिनिन एट्रिब्यूट्स इन दैट कॉन्टेक्स्ट। और जो हायर हायरार्की में मेल्स आते हैं, उनके पास मैस्कुलिन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ये पावर का है सारा प्ले, जो सब कुछ ही पावर से रिलेटेड है। In this sense, supremacy of masculinity is also endorsed by patriarchy, as masculinity not only defines relationship between men and women, but also between men too. ठीक है, फिर हम अब आ गए, आज हम पढ़ेंगे मैस्कुलिनिटी कंस्ट्रक्ट के ऊपर बात करेंगे हम। तो इसमें मोस्ट ऑफ द स्टफ, स्पेशली मैस्कुलिनिटी कंस्ट्रक्ट और फॉर्म्स ऑफ मैस्कुलिनिटी, इट इज मोस्ट ऑफ इट इज थ्योरी। कुछ एप्लीकेबल ऐसा नहीं है, लेकिन पेट्रियार्की और मैस्कुलिनिटी इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एरिया। हम उसको पढ़ेंगे, देखेंगे वो हम उसको कितना समझ पाते हैं, कितना नहीं समझ पाते। सो वी हैव मैस्कुलिनिटी कंस्ट्रक्ट। इट इज अ मिथ दैट मैस्कुलिनिटी इज बायोलॉजिकल। ये जो मिथ है, मैस्कुलिनिटी बायोलॉजिकल होती है, ये एक मिथ है। मोस्टली एक्चुअली मैं भी यही कंसिडर करती थी। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू पीपल बिलीव दिस, बट आई थॉट दैट बीइंग मैस्कुलिन इज एक्चुअली अ बायोलॉजिकल एट्रीब्यूट। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि अगर मैस्कुलिनिटी बायोलॉजिकल होती तो सारे मेल्स एक ही जैसे होते, उनके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर होते, वो सेम एग्रेशन बिल्कुल सेम लेवल पे शो करते, वो मैस्कुलिन होते। तो वो सुप्रीमेसी के लिए जो पावर और कंट्रोल के लिए जो चाह होती है, वो उतनी ही होती है उनमें। बट दैट इज नॉट सेम इन एवरी, देयर जेंटल पीपल एज वेल। तो मैस्कुलिनिटी इज अ फ्रेम
जो सेट किया गया है सोसाइटी में, बस वो बायोलॉजिकल नहीं है. एंड लॉट ऑफ पीपल डोंट नो दिस. Lot of people don't know this, that men possess masculine characteristics as a result of their physiology, or it is a play of hormones. Then we will have to believe that all men are demeaning, aggressive, short or hot tempered and violent, and none of them can be different as they have the same biological makeup. बायोलॉजिकल मेकअप सेम ही होता है. जो वाई क्रोमोसोम है वो डिस्क्राइब करता है किसी भी इंसान को कि वो मेल होगा. हमारे जो बाकी सारे क्रोमोसोम्स होते हैं, ऑटोसोम्स, 23 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं ह्यूमंस में. उन 23 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स में जो 22 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, दे आर सेम इन एवरीबॉडी. वो उनके फंक्शंस वगैरह सिमिलर होते हैं. लेकिन जो लास्ट के 2 सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, उनमें से एक एक्स होता है सब में, और एक या तो एक्स होता है या वाई होता है. जिसके पास भी वो वाई होगा वो मेल होगा, और वो मेल होगा, वो मैस्कुलिन एट्रीब्यूट्स जो उसके पास आएंगे, बायोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स जो उसको मेल बनाएंगे, वो उसके पास वहां से आते हैं. लेकिन उससे ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो मैस्कुलिनिटी कंस्ट्रक्ट में आते हैं, एग्रेसिवनेस, डोमिनियरिंग होना, हॉट टेम्पर्ड होना, कंट्रोलिंग होना, ये उसमें नहीं है. ये रिसर्च में भी नहीं पाया गया. ऐसा नहीं होता. और ये हार्मोन्स कई लेवल पे इसमें आते हैं प्ले में, ऑफ कोर्स, लेकिन इतना नहीं जितना इसको बना रखा है कि मेल वुड बी द रूलिंग पार्टी. ऐसा नहीं है. लॉट ऑफ सोसाइटीज आर मेट्रियार्क्स आल्सो. कई ऐसे ट्राइब्स भी होती है जो मेट्रियार्क्स होती हैं. जो ट्राइब्स मतलब आदिवासी लोग होते हैं ना, वहां पे ये दिस हैज बीन सीन दैट दे आर मेट्रियार्क्स. विमेन वहां पे जो कंस्ट्रक्ट है वो अछूता है अभी हमारे सोसाइटी से. तो वहां पे अलग सिस्टम चलता है. तो ये सब सोसाइटी कल्चरल कंस्ट्रक्ट्स हैं जो चलते ही आ रहे हैं, और इनको डीपली हम स्टडी कर रहे हैं. But we do find men who don't have many of these traits. Also, just think why a man who is domineering or violent. इसका एग्जांपल मैं आपको दे चुकी थी लास्ट क्लास में भी, कि जो आदमी अपने घर में अपनी वाइफ को पीटता है, वो अपने बॉस के सामने भीगी बिल्ली कैसे बनता है. वहां पे वो फेमिनिन एट्रीब्यूट सबमिसिवनेस कैसे अपने अंदर ला रहा है, और अपनी वाइफ के सामने वो कंट्रोलिंग बन रहा है. Yeah, somebody wants to say something. Time to talk about the notification we got because I'm a little confused about that. ओह, द नोटिफिकेशन. सी अभी एक ही आरसी में ये लॉन्च हुआ है नोटिस, हर जगह नहीं हुआ है. और ग्रीवियंसेस वाले पोर्टल पे भी आ रहा था, लेकिन अभी इट्स नॉट कंफर्म कि क्या होगा. हाँ हाँ, एक बार रिकॉर्डिंग. करो. हाँ हाँ, एक मिनट पॉज करते हैं, क्यों करते हैं. So, also just think why a man who is domineering or violent with his wife is so timid and bhigi billi in front of his boss. This goes to show that men depict typical masculine behavior when they have a position of power and influence, and bend over to so-called feminine attributes when they are in subordinate positions. तो यू कैन सी जैसे जैसे पोजिशन हायरार्की चेंज हो रही है ना पावर की, वैसे वैसे मेल और फीमेल एट्रीब्यूट्स के बीच में एक शिफ्ट आती रहती है. वो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो. इवन विमेन डू दिस. Women who are in positions of power, they also tend to show masculine attributes, masculine construct wale attributes. And does it not prove that masculinity, or for that matter femininity, are not biological constructs but are governed by hierarchy and power dynamics that regulate relationships between men and women? Masculinism is an approach that believes in and justifies male superiority and domination. It refers to observance and promotion of opinion. Hello? He studied all this now. नहीं. Oh, I remember you teaching all this. The billy cutting or the in front of boss, you're like all. हाँ, या ये पढ़ाया था. मैंने बोला हुआ है पहले. Okay, okay. मैंने ये वाला मैस्कुलिनिज्म नहीं पढ़ाया है अभी. फॉर्म्स ऑफ मैस्कुलिनिटीज नहीं फॉर्म्स ऑफ पढ़ाया. मैस्कुलिनिटी पढ़ाना है अभी. हाँ, अभी वो बचा हुआ है. हाँ, चलो. तो it refers to observance and promotion of opinion, attitude, values, behavior and traits. Please अपने आप को म्यूट कर लेना सारे हैं. पीछे से वो आ रहा है डिस्टर्बेंस. हाँ Sorry, वो मेरा था. हाँ. Attitude, values, behavior and traits distinctive of men
Androgyny is the state of having traits or appearance of both male and female genders. Appearance of both. Androgynous ये terms use होती हैं. Androgynous और gyne means female, andro means male. So you will be able to help yourself through the terms. Uh-huh. Are there people who have like both the genitals of male and female, like naturally? Intersex people, yes. Do they have it? Like, is it? Yes. Yeah. There are people who are intersex, and those people have the genitals or the reproductive systems of both a male and a female, and those people finally have to live on with only one of them because they cannot live as a hermaphrodite individual. Okay. And not just only that, it also causes a lot of psychological and physiological trauma to those people, the people who are intersex. Okay. Okay. Let's move on forward to the next portion. So that is forms of masculinities. Now, Cornell discusses the following forms of masculinities. Hegemonic masculinity is a form of masculinity that is dominant, expresses a successful strategy for domination of men and women. Cornell refers to it as a culturally authoritative form of masculinity that supports the dominance of men and subordination of women, demanding total submission. It is also constructed in relation to various other masculinities that are affected by class, caste, race, and sexuality. Although it is the dominant form of masculinity, but only a few men can actually meet the standards, necessitating emergence of multiple masculinities as discussed below. तो hegemonic masculinity absolute form of masculinity है, और इसके स्टैंडर्ड्स इतने हाई होते हैं, या फिर जो पावर प्ले है उसकी जो पावर है नीडेड टू स्टे इन दिस हायरार्किकल ऑर्डर वो इतना ज्यादा है कि इसमें बहुत कम लोग ही फिट इन हो पाते हैं, बहुत फ्यू मेल्स फिट इन हो पाते हैं. तो इसकी वजह से बिकॉज हेगेमोनिक में थोड़े ही मेल्स फिट इन हो पाते हैं, अदर क्लासेस ऑफ मैस्कुलिनिटीज आर देयर फॉर इमर्जिंग, एंड वो सब कौन सी हैं अब हम वो पढ़ेंगे. और इन सब के बाद क्लास, कास्ट, रेस और सेक्सुअलिटी, ये सब भी कंसेप्ट्स इसमें इंटरलिंक होंगे. तो वहां से एक बहुत बड़ी खिचड़ी पकेगी और वो हम आगे खिचड़ी देखने वाले हैं. देयर आर जेंडर रिलेशंस ऑफ डोमिनेंस एंड सबऑर्डिनेशन between groups of, for example, gay men are subordinated to straight men by many practices or behavior or attitudes. ये तो आपको पता ही होगा, gay men are not even considered genuinely men. उनको फेमिनिन एट्रीब्यूट्स, क्योंकि उनके फेमिनिन एट्रीब्यूट्स उनको समझा जाता है कि उनके पास हैं, उनको इनवैलिड कंसिडर किया जाता है टू बी लाइक, उनको फिट इन नहीं कर सकते हम कि ये नॉर्मल मेन हैं. वी डोंट कंसिडर देम मैस्कुलिन. गे मेन आर कंसिडर्ड फेमिनिन मोस्टली. So gay men face cultural and at times economical exclusion and are a target of street violence, workplace discrimination, and personal boycotts. Such oppression makes homosexual masculinities come at the bottom of the gender hierarchy among men. Gender hierarchy among men. Gay masculinity is the most conspicuous, but it is not the only subordinated masculinity. तो गे मैस्कुलिनिटी इज द मोस्ट कॉन्स्पिक्यूअस. कॉन्स्पिक्यूअस का मतलब किसी को पता है? Yeah, the most highlighted or like it pops out. Yes, they are the most conspicuous, but it is not the only subordinated masculinity. उसके अलावा और भी बहुत सारी मैस्कुलिनिटीज हैं. But what is हेगेमोनिक के बाद आती है. हेलो, I don't understand what is. आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही थी, सुने ना, दोबारा बोलो. I don't understand what gay masculinity is. गे मैस्कुलिनिटी, हाउ दे, गेज जो होते हैं ना, उनके मैस्कुलिन फीचर्स या उनका जो सोशल कंस्ट्रक्ट है, जो बिहेवियर्स हैं, जो उनके एटीट्यूड्स हैं, जिस तरीके से वो अपने आप को कंस्ट्रक्ट करते हैं, अपने आप को कैरी करते हैं, वो उनकी मैस्कुलिनिटी में आता है कि हाउ डू दे कंसिडर देमसेल्व्स मैस्कुलिन. Oh, okay. जो मैस्कुलिन एट्रीब्यूट्स हमने थोड़ी देर पढ़े थे, रैशनल होना और बहुत ज्यादा एग्रेसिव होना, डोमिनियरिंग होना, कंट्रोलिंग होना, उनमें से कौन से ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं जो गे मेन के पास आते हैं? बहुत कम आते हैं.
तो इसीलिए वो सबसे नीचे आते हैं इस हायरार्की में. I mean, they usually go towards feminine features. Yes, they usually go towards the feminine attributes. तो इसी वजह से उनको सबसे धरातल एकदम नीचे कंसिडर किया जाता है इस हायरार्की ऑफ पावर में. और ये मैस्कुलिनिटी जो है ये पावर पूरी तरीके से, जो सबसे ज्यादा पावरफुल लोग होते हैं ऊपर टॉप पे, वो सब बहुत कम लोग होते हैं और बहुत ही इतने स्टैंडर्ड्स हाई हैं उस तरीके की मैस्कुलिनिटी की बहुत कम लोग हैं एकदम टॉप पे. और उसके बाद सबसे नीचे ऐसे लोग हैं जो फेमिनिन एट्रीब्यूट्स ज्यादा शो करते हैं और मैस्कुलिन एट्रीब्यूट्स बाकियों की नजर में बहुत कम शो करते हैं. तो एक ये हो गया पॉइंट. फिर सम हेटेरोसेक्सुअल मेन एंड बॉयज टू आर अ टारगेट ऑफ रिडिक्यूल एंड आर अब्यूज्ड एज सिसी, geek, nerd, mama's boy, etc. as they portray an impression of feminine traits. अब उनके अलावा सबऑर्डिनेटेड क्लासेस में अपार्ट फ्रॉम हेगेमोनिक जो सबऑर्डिनेटेड क्लास है उनमें गेज आ गए और फिर ऐसे बॉयज भी आ गए जिनको रिडिक्यूल किया जाता है अगर वो कोई फेमिनिन एट्रीब्यूट शो करते हैं. What's hegemonic? हेगेमोनिक जो हमने सबसे पहले पढ़ा था. I don't understand that. Hegemonic masculinity is the absolute form of masculinity. Okay. Which is very conservative. बहुत ज्यादा जो बेसिक बिल्कुल जो सारे हमने अभी एट्रीब्यूट्स पढ़े थे ये like typical stereotype things. हाँ, स्टीरियोटिपिकल जो मैस्कुलिन हम कंसीडर करते हैं, स्ट्रॉन्ग, रैशनल, स्मार्ट, इंडिफरेंट, रफ, एग्रेसिव, इन सब में फिट होते हैं वो लोग. तो उनका पावर प्ले बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, वो टॉप पे होते हैं उन, मतलब अकॉर्डिंग टू देम. Then they consider feminine attributes as the weaker attributes. फिर और हमने ये भी यहाँ पे भी देखा ना मैस्कुलिनिज्म क्या होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी थोड़ा ध्यान में रखना आप. मैस्कुलिनिज्म इज एन अप्रोच जो बिलीव करता है कि मेल सुपीरियरिटी ही सही है और वही नेचुरल है. मैस्कुलिनिज्म का मतलब है ये थ्योरी या फिर ये अप्रोच जिसका मानना है कि भाई मैस्कुलिन इज नेचुरली सुपीरियर ये. और फिर वो वही लोग उसमें भी आते हैं जो हेगेमोनिक होते हैं, हेगेमोनिक मैस्कुलिनिटीज शो करते हैं, वो मैस्कुलिनिज्म में भी बिलीव करते हैं बहुत ज्यादा. फिर कॉम्प्लिसिट मैस्कुलिनिटी, अब हमने सबऑर्डिनेटेड पढ़ लिया, हमने हेगेमोनिक पढ़ लिया, अब हम कॉम्प्लिसिट मैस्कुलिनिटी पढ़ेंगे. तो द नंबर ऑफ मेन हु प्रैक्टिस हेगेमोनिक पैटर्न ऑफ मैस्कुलिनिटी बिहेवियर या एटीट्यूड वो बहुत टोटलिटी में बहुत कम होता है. क्यों कम होता है? क्योंकि वो सब एट्रीब्यूट शो करना, उस तरीके का होना, वो हेल्दी भी नहीं है और वो होता भी बहुत कम लोगों में है. ठीक है. एंड ओनली दोज पीपल बिलीव दैट दे आर इन पावर, बट इट्स नॉट ऑलवेज ट्रू. जहां पे कोई सबमिट करने के लिए रेडी होगा वहां पे कोई डोमिनेटिंग होता है. जहां पे कोई सबमिशन के लिए रेडी ही नहीं है वहां पे दो कॉम्पिटिटर्स हो सकते हैं बट दे कैन नॉट डोमिनेट ओवर एनीबॉडी. वहां पे एक दूसरे के ऊपर डोमिनेट नहीं कर सकते. पावर प्ले की बात है सारी. In totality is always very small, but majority of men gain from this hegemonic form. ये इससे जरा ध्यान देना. Majority of men gain from this hegemonic form as a sort of spillover bonus. तो जो आदमी है वो बस, चाहे आदमी दो हड्डी का हो, वो तब भी अपने मेल होने पे उसको इतना, मान एग्जांपल दे रही हूँ इस कंडीशन का, उसे अपने मेल होने पे इतना ताव है कि वो अपनी वाइफ जो उससे कई ज्यादा गुना स्ट्रांग होगी उसके सामने इस बात की अथॉरिटी लेके बस खड़ा हो जाएगा. एंड ही इज इवन गोइंग टू बी वायलेंट टुवर्ड्स हर जस्ट बिकॉज ही इज अ मैन. और ऐसा क्यों है? क्योंकि कल्चरली ये जो फ्लो है हेगेमोनिक मैस्कुलिनिटी का, उसके स्पिल ओवर से उसको एक बोनस मिला हुआ है. स्पिल ओवर से बोनस मिला हुआ है मतलब एक एडिशनल बेनिफिट है उसके पास, की मान्यता है हर जगह की मेल स्ट्रांग होता है, इसीलिए उसको स्ट्रांग कंसिडर कर सकते हैं घर में भी, जबकि उसकी वाइफ उससे ज्यादा स्ट्रांग है फिजिकली. ऐसा कई घरों में होगा भी. ये कोई नई बात नहीं है इंडिया में कि जो वाइफ है शी इज फिजिकली स्ट्रॉन्गर देन द मैन बट शी इज नॉट एबल टू रिटेलिएट. शी इज सपोज्ड टू सबमिट टू हिज विल एंड शी इज सपोज्ड टू टेक अप द बीटिंग व्हेन इट इज गिवन टू हर, इवन दो द हस्बैंड इज दो हड्डी का आदमी. ठीक है. तो here there is no risk or fear of bearing the burnt of being in the forefront of the hegemonic masculinity, but these men get the advantage indirectly. तो हेगेमोनिक मैस्कुलिनिटी होने के कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, लेकिन वो फोर फ्रंट पे है ही नहीं, वो मैस्कुलिनिटी का सारा हेगेमोनिक मैस्कुलिनिटी का बीड़ा ही नहीं उठा रहे, तो उनको सीधा सीधा कोई आके कुछ बोलेगा नहीं ना. वो पीछे खड़े हैं और इस वजह से वो सारे बेनिफिट्स जो हेगेमोनिक मैस्कुलिनिटीज जिन्होंने अपने कंधों पे उठा रखी है उनका बेनिफिट इनडायरेक्टली खींचते हैं.
They are complicit in this masculinity since it helps them to draw upon the advantage men in general gain from overall subordination of women in the society. So these men may be not be even be that masculine, but masculine as in showing those masculine constructive traits, लेकिन तब भी उनको सारे benefits मिलते हैं जो इस power play से आते हैं. Marginalized masculinity. Here is the interplay of gender with other structures. जेंडर के साथ हम अदर स्ट्रक्चर सच एज क्लास, रेस और क्लास को अगर मिक्सअप करें तो और हायरार्कल एक्सक्यूज मी रिलेशनशिप्स बनेंगे अमंग्स्ट मैस्कुलिनिटीज. It is a relational situation between masculinities in dominant and subordinated classes, castes और ethnic groups. तो marginalized masculinities में हम अगर कास्ट और रेस और क्लास वगैरह को इन स्ट्रक्चर्स को भी इंटीग्रेट करेंगे जेंडर के साथ और इन मैस्कुलिनिटीज के साथ जो हमने पहले पढ़ी हैं, तो हमारे पास एक बहुत ही नेटवर्क्ड और एक बहुत ही डिटेल्ड स्ट्रक्चर आएगा मैस्कुलिनिटीज का, एंड इट इज वेरी कंफ्यूजिंग. तो उन्होंने उन सबको मार्जिनलाइज्ड में कॉन्स्टिट्यूट कर दिया है. अच्छा, फिर अब हम पढ़ेंगे पेट्रियार्की एंड मैस्कुलिनिटी. इंटरेस्टिंग टॉपिक है. यहाँ तक सबने मैं 2 मिनट के लिए 1 मिनट ये तो patriarchy and masculinity. Patriarchy and masculinity are closely linked since both emerged in the 1960s as a result of theorizing male dominance. तो ये सब theorizing जब ये thesis वगैरह और theory वगैरह बननी शुरू हुई थी male dominance के ऊपर, तो 1960s में masculinities and patriarchy दोनों साथ में study किए गए, साथ में इनकी emergence हुई. इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि 1960 से पहले पेट्रियार्की एग्जिस्ट नहीं करती थी या मैस्कुलिनिटी एग्जिस्ट नहीं करती थी. इन चीजों को ऑब्जर्व किया गया बाद में कि ये एग्जिस्ट करती हैं, इनके बारे में स्टडीज वगैरह बाद में डेवलप हुई आर्ट्स में. Patriarchy, as you have already read in the earlier unit, is systematic domination by men over women and over other men. Also, patriarchy is predominantly carried out through societal institutions and structures, while masculinities are the range of alternative ways in which male gender relations are expressed. Also, it is mostly confined to actions or behavior of an individual or a small group of individuals. For example, we can say that family as an institution is patriarchal, while the head of the family may be portraying hegemonic masculinity. वो hegemonic में भी आ सकते हैं, वो complicit में भी आ सकते हैं. मैस्कुलिनिटी वो कोई भी शो कर सकते हैं, लेकिन जो फैमिली का इंस्टीट्यूशन है वो कैसा है, वो पेट्रियार्कल इंस्टीट्यूशन है. क्यों? क्योंकि वहां पे जो हेड ऑफ द फैमिली है वो एक मेल है, इसलिए. और वहां पे जो कंट्रोलिंग मेंबर हो गया वहां पे एक मेल हो गया. अच्छा, फिर वेरी ऑफन पेट्रियार्की एंड मैस्कुलिनिटी आर इंटरचेंजेबली यूज्ड, लेकिन ये दोनों टर्म्स अलग अलग होती हैं. Many of the traditionally associated negative traits of masculinity like aggression and domination are functions of patriarchy. Important statement. पेट्रियार्की के फंक्शंस ही क्या हैं? कुछ नेगेटिव ट्रेट्स मैस्कुलिनिटी के, जैसे एग्रेशन और डोमिनेशन, और वही एज फंक्शनिंग ट्रेट्स, एज फंक्शनिंग व्हील्स ऑफ पेट्रियार्की यूज किए जाते हैं. तो ये दोनों का लिंकेज बन गया है वहां पे कि जो क्वालिटीज नेगेटिव क्वालिटीज मैस्कुलिनिटी की हैं वो पेट्रियार्की उनको यूज करके अपने आप को एस्टैब्लिश करके रखा है सोसाइटी में उसने. पेट्रियार्की में रिप्रेजेंट द इम्बैलेंस्ड एक्सप्रेशन ऑफ मैस्कुलिनिटी. अच्छा, इम्बैलेंस्ड एक्सप्रेशन ऑफ मैस्कुलिनिटी का क्या मतलब है? कोई कुछ बता सकता है? इम्बैलेंस्ड मैस्कुलिनिटी, हाँ बोलो. नहीं, कोई नहीं. ओके, इम्बैलेंस्ड. अरे कोई कुछ कह रहा था क्या? नो, तो तूने क्या पूछा? मैंने पूछा कि इम्बैलेंस एक्सप्रेशन ऑफ मैस्कुलिनिटी क्या होता है? आई थिंक द वे ऑफ बिहेविंग, मतलब आप सामने वाले के बिहेवियर को देख के जज करते हो कि भाई ये तो मैस्कुलिन है ही नहीं, जस्ट बिकॉज ये इस तरीके से बिहेव कर रहा है. ओके, और कोई व्यूज? From my point of perspective, it's when the female is the masculine. She takes up the role as the head of the family, while the man of the family ends up doing all the actions of the female.
ओके, सो अब मैं तुम्हें बताती हूँ इसका एक्चुअल मतलब क्या है। इम्बैलेंस्ड एक्सप्रेशन ऑफ मैस्कुलिनिटी का मतलब ये है कि वो मैस्कुलिनिटी जिसको फेमिनिनिटी ने बैलेंस नहीं किया हुआ। ठीक है, समझ में आई बात? और वो हाँ 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 Yeah, understand. है ना। और मेहर जो बोल रही थी उसे मेट्रियार्की बोलते हैं। Okay. दैट इज मेट्रियार्क्स। मेट्रियार्की इज अनदर ब्रांच। You think of masculinity, you don't think of femininity. हाँ, You don't, masculinity and femininity are both important in their own respects. yeah. These are sometimes considered to be metaphysical topics, and they need to be in balance for any situation to work in a smooth manner. Yes. Because I am a little bit into spirituality, इस वजह से मुझे my way of looking at masculinity and femininity is different. ठीक है। Okay. हाँ, एंड पेट्रियार्की में रिप्रेजेंट द इम्बैलेंस एक्सप्रेशन ऑफ मैस्कुलिनिटी। ये स्टेटमेंट का मतलब ये है कि जहाँ पे मैस्कुलिनिटी को ओवर एम्फसाइज किया जाता है एंड फेमिनिनिटी को दबा के गंदा कंसिडर करने लग दिया जाता है या उसको वीकर कंसिडर करने लग दिया जाता है, वहां पे पेट्रियार्की प्ले में आ जाती है। और अगर हम इसे रिवर्स कर देंगे तो वो व्हील कहाँ घूमेगा? मेट्रियार्की की तरफ घूमेगा। एंड दोनों ही गलत हैं। वहां पे हो क्या रहा है? पावर प्ले ही तो हो रहा है सारा, और पावर बैलेंस्ड होनी चाहिए। मतलब पेट्रियार्की जो है वो पूरा मेन के सपोर्ट में है, मेट्रियार्की जो है वो पूरा वुमेन के साइड फीमेल। पे चला जाता हाँ, है। लेकिन वहाँ सब क्या है? मतलब दूसरे ऑपोजिट जेंडर को दबाता है बेसिकली, जो हाँ, कि बिल्कुल दोनों बिल्कुल गलत है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। In fact, the purpose of understanding masculinity is to free men from the shape of patriarchy, from the shame of patriarchal autocracy and resulting fear of lacking masculine experiences. ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि men feel this pressure on themselves that they need to fit into this patriarchal and this masculine construct that the society has set. अगर वो उसमें फिट नहीं होते तो वो मर्द कंसिडर नहीं किए जाते, उसका भी प्रेशर झेलना पड़ता है उनको। और they have to be the provider, they have to be the protector, they have to handle everything of the house, like सारे financial decisions वगैरह सब अकेले झेलना है। बहुत बड़ा प्रेशर होता है वो भी। तो वो सब उनके ऊपर प्रेशर किसने डाला है? सोसाइटी ने, कि तुम्हें अकेले ही करना है। कई लोगों के यहाँ तो कल्चरली ऐसा कंसिडर किया जाता है कि जो बीवी की कमाई रोटी खाता है वो हराम की रोटी होती है। इतना भी कंसिडर किया जाता है कई कई कल्चर्स में। तो ये पेट्रियार्की तो है। इतना प्रेशर मेल के ऊपर भी डाल रही है जो। Patriarchy prescribes social world of power and subordination in which men are forced to compete if they want to benefit from their inherited masculinities. When patriarchal notions are confronted, hegemonic masculinity shifts to preserve power. इसका मतलब समझाती हूँ मैं कि जब patriarchal हाँ, कोई कुछ बोलना चाहता है? नहीं? Okay. So when patriarchal notions are confronted, hegemonic जो hegemonic masculinity होती है वो शिफ्ट करती है। वो क्या करती है? वो पावर को प्रिजर्व करने की कोशिश करती है। पेट्रियार्कल नोशंस अगर कोई क्वेश्चन करता है, पेट्रियार्कल वैल्यूज जो हैं, पेट्रियार्कल एट्रीब्यूट्स जो हमारी सोसाइटी में कंस्ट्रक्ट्स हैं, अगर उन्हें कोई क्वेश्चन करता है या उनको चेंज करने की कोशिश करता है, सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस हेगेमोनिक मैस्कुलिनिटीज वाले देते हैं। मतलब द पीपल हु हैव द मोस्ट पावर इन द मैस्कुलिन हियरार्किकल पावर कंस्ट्रक्ट, वो सबसे ज्यादा कोशिश करेंगे कि उनकी पावर प्रिजर्व्ड रहे, उनके उनके इस पावर कॉन्स्टिट्यूशन को कोई क्वेश्चन ना करे। Men unequally share the fruits of patriarchy. इसका मतलब ये है men unequally share the fruits of patriarchy, मतलब patriarchy जो कंस्ट्रक्ट है, सोशल कंस्ट्रक्ट है, वो उसका जो बेनिफिट है पेट्रियार्की का या फिर उसके जो इवन डिसएडवांटेजेस हैं, वो सब आदमियों को बराबर नहीं मिलते, सब मेल्स को बराबर नहीं मिलते। कईयों को बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है पेट्रियार्की से, कईयों को बहुत कम होता है, कईयों को डिसएडवांटेजेस ज्यादा झेलनी पड़ती हैं। कईयों से जो कई ऐसे लोग जो स्पेशली इफ आई टॉक अबाउट, इफ आई गिव एन एग्जांपल, जो आदमी इतना एग्रेसिव नहीं है, जो आदमी इतना अकम्प्लिश्ड भी नहीं है, उसके ऊपर एक प्रेशर भी है कि वो अपनी वाइफ के से ज्यादा कमाए अपने घर में, और उसके ऊपर ये प्रेशर भी है कि वो मैस्कुलिन हो, उसके ऊपर ये प्रेशर भी है कि वो पूरे घर का प्रोटेक्टर हो, लेकिन वो इनहेरेंटली ही इज नॉट दैट एग्रेसिव, तो वो उस हेगेमोनिक मैस्कुलिनिटी में फिट नहीं होता। तो उसका जो पावर प्ले का यहाँ डिफरेंस है, फिर से वी कैन सी दैट।
Now it is constructed, hegemonic masculinity in India is influenced by caste, class and heterosexuality. और यहाँ पे तो फिर से इतने सारे branches आ जाएंगे कि क्या बताएं. It is constructed in relation to femininities and to various subordinated masculinities. अच्छा, इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे जहां फेमिनिटीज जो होती हैं, जो फेमिनिटीज मतलब जो फेमिनिन एट्रीब्यूट्स कंसिडर किए जाते हैं, उनको उनके रिलेशन में ये सारे कंस्ट्रक्ट होते हैं. जो भी एरिया है, कोई भी एरिया है, उसमें उस एरिया में जो मैस्कुलिन एट्रीब्यूट्स हमने दे रखे हैं, वो उन फेमिनिटी Deepti, you are not audible. इसका मतलब ये है वेरियस सबऑर्डिनेटेड मैस एज इन केस ऑफ वर्किंग क्लास, दलित्स और होमोसेक्सुअल्स. तो मतलब सीधा मतलब ये है कि जहाँ पे ये अपना दबाव डाल सकते हैं, जहाँ पे अपना जोर लगा सकते हैं, वहाँ पे वैसा कंस्ट्रक्शन इनका इवॉल्व हो जाता है. दीप्ति, एक बार ये कॉन्सेप्ट दोबारा बताएगी? तेरी आवाज कट रही थी बीच में. My internet connection is unstable. I'm really sorry about that. Am I audible? Yeah, you're audible now. हाँ, तो ये it is constructed in relation to femininities and to various subordinated masculinities which are again associated with lower status in society and non-normative sexualities as in case of working class, dalits और homosexuals. इसका मतलब ये है, सीधा साधा मतलब ये है कि जो भी मैस्कुलिन कंस्ट्रक्ट है या फिर जो पेट्रियार्कल कंस्ट्रक्ट है, मैं अभी इंटरचेंजेबली यूज कर रही हूँ इन वर्ड्स को, ये कंस्ट्रक्शन जो है ये डोमिनेटिंग उसमें कंस्ट्रक्ट की जाती है, डोमिनेटिंग एवोल्यूशन में, कि जो डोमिनेट कर सकते हैं, जहां पे जिस तरीके से डोमिनेट कर सकते हैं, उस जगह पे वैसे कैरेक्टरिस्टिक्स को एब्जॉर्ब करो. अलग अलग जगह जो फेमिनिटीज हैं उन्हें अलग कंसिडर किया जाता है, अलग अलग जगह मैस्कुलिनिटीज अलग होती हैं. तो मैस्कुलिनिटीज फेमिनिज्म, जो वहां का फेमिनिज्म कह रही हूँ, फेमिनिटी को दबाने के लिए जो कैरेक्टर्स है ना, वो सारे कैरेक्टर्स उसमें होते हैं. और ऐसे ही अलग अलग जगह कंस्ट्रक्शंस ये ऐसे इवॉल्व हुए हैं. मेरा मतलब समझ में आया थोड़ा बहुत? Can you repeat again? I was like changing into my earphones, so I couldn't hear what you said. That would be the second time, the third time. I'm so sorry. अरे नहीं, that is okay. नैना समझ में आया था लेकिन जो मैंने समझाया. हाँ समझ रही हूँ. ये जो मैस्कुलिनिटी या जो पेट्रियार्कल कंस्ट्रक्ट है, दिस कंस्ट्रक्ट इवॉल्व्स बिकॉज ऑफ द फेमिनिटीज ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया. जो भी पर्टिकुलर एरिया है, ज्योग्राफिकल एरिया है, वहां पे जो फेमिनिन एट्रीब्यूट्स हैं, उनको डोमिनेट one area's feminine rules are not the rules of another place. तो उनको डोमिनेट करने के लिए जो भी कंस्ट्रक्शंस वहां एप्लीकेबल होंगे वो वहां बन जाएंगे. ओके, ये मतलब है इस लाइन का. अच्छा, बहुत कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में लिखा हुआ है और ये साइक्लिक रिलेशनशिप है कि पेट्रियार्कल सोसाइटी होगी, वहां पे हेगेमोनिक मैस्कुलिनिटी टॉप पे बैठी होगी. हेगेमोनिक मैस्कुलिनिटी होगी तो सोशलाइजेशन जेंडर्ड होगा. जेंडर सोशलाइजेशन हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था. जेंडर सोशलाइजेशन का मतलब होता है कि छोटे बचपन से ही जो बच्चे हैं उनको जो उनका सोशलाइजेशन हो रहा है वो पर्टिकुलर वे में हो रहा है कि लड़कियां ये करती हैं, लड़के ये करते हैं. अब लड़कियां ये करती हैं, लड़के ये करते हैं, इससे किस चीज को क्या चीज पैदा होगी? पावर इनइक्वालिटी पैदा होगी कि लड़के सीखेंगे कि अपनी वाइफ को मारना सही है, लड़कियां सीखेंगी कि चुप रहना सही है. और इसकी वजह से पावर इनइक्वालिटी रोल प्ले यहाँ पे आ जाता है उसका. पावर इनइक्वालिटी जैसी आएगी वो सोशल इनइक्वालिटी में कन्वर्ट होगी. सोशल इनइक्वालिटी जो होती है वो सोशल प्रोडक्शन ऑफ पेट्रियार्की को वापस राइज देगी और सोशल प्रोडक्शन ऑफ पेट्रियार्की अगेन इज. But nowadays it's like 80% of the population which is like become modern has embraced femininity and feminism, and only 20% is like still backward and being stereotypical about all these things. No, it's not like that. I think 80% of the people whom you are talking about, they think that femininity is more about just supporting females and what that is so true. Oh my god, yes, that is a problem, like most. Okay. So masculinity and violence against women
Men are expected to be in control of their women. Thus, it is no wonder that by marrying a woman, her husband, supposedly her owner, thinks that he has right to lose his temper or beat her up to keep her in control. और सबसे बड़ी बात, कई औरतें एक्सेप्ट भी कर लेती हैं बड़ी खुशी खुशी कि हाँ कोई बात नहीं, हम थोड़ी सी मार खा लेंगे, क्या फर्क पड़ता है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता. हस्बैंड्स को तो हक ही होता है I अपनी don't know, बीवी they को. have this mentality that they deserve the punishment Yes, or they they deserve the deserve punishment. brutality. I don't know, it's so heartbreaking. Like, how can हाँ, they think like that about themselves, you know? about themselves. And Yeah. ये they consider that कि उनका औरत होने की वजह से it is fine कि कोई उन्हें आके मारे, उनका हस्बैंड उन्हें आके It's मारे. their fate. I हाँ, don't know, what nonsense. yeah, what nonsense. And इसका reason क्या है? This is because of social conditioning of women. Okay. Violence is mostly imposed by men on women to show their domination and supremacy. It is accepted in many societies as men who are violent with women get away with it. Violence keeps women subordinated and also under societal control. Several national surveys have shown that domestic violence is highly prevalent in Indian society. 50% से ज्यादा मार खाती हैं अपने घर पे, लेकिन कुछ बोलती नहीं है. क्यों? क्योंकि पेट्रियार्की उसको सपोर्ट करती है. अगर वो बोलेंगी तो उनको ही चुप कराया जाएगा कि बेटा ये सब तो होता ही रहता है, घर में सब तो चलता ही रहता है, घर की बात है, ये हमारा सोशल इशू है, लेकिन इसके बारे में बात कहीं नहीं की जाती है. इसे फैमिली का प्राइवेट अफेयर कंसिडर करा जाता है. नाउ रिसर्च ने ये भी शो किया है कि इसमें जेंडरिंग ऑफ बॉयज और गर्ल्स, जो मैंने अभी पहले पॉइंट बताया था, वो भी इंक्लूड करेंगे यहाँ पे, कि जेंडरिंग में बहुत ज्यादा जेंडर्ड सोशलाइजेशन में इसका बहुत बड़ा रोल होता है वायलेंस में. क्योंकि लड़कियां जो अपनी माँ को मार खाते हुए देखती हैं, उन्हें लगता है कि उनका रोल भी आगे यही होगा, तो वो टॉलरेंस अपनी डेवलप करेंगी, और लड़कों को लगेगा कि हमें आगे जाके ऐसा बिहेवियर हमें करना इज ओके, एंड दे वुड लर्न टू डू दैट. Not just that, the children who are abused, boys also, they also have like their childhood trauma makes them even more aggressive when they get into adulthood. Now, it also shapes the gender identities that boys and girls manifest in their own families and society at large, as they learn from the pattern and behavior of their parents. Boys feel कि it is appropriate कि वो अपनी बीवी को मारे, और लड़कियों को लगता है कि ये appropriate है कि उनके husbands उनको मारे, और वो चुप रहती हैं. Now, thus, in patriarchal society, violence and aggression in men are justified as markers of masculinity. पेट्रियार्कल सोसाइटी में वायलेंस और एग्रेशन आदमियों में जस्टिफाई किया जाता है एज मार्कर्स ऑफ मैस्कुलिनिटी. ये मैस्कुलिनिटी के ही ट्रेट बता दिया जाता है कि ये तो मेल है, ये तो ऐसा होगा ही, ये तो ऐसे ही काम करेगा. तो उसमें गलत क्या है? गलत है क्योंकि ये मैस्कुलिनिटी सोशल कंस्ट्रक्ट है, वो फॉल्स है, वो सही नहीं है. Men are expected to be providers and protectors of women and children in the family. Thus, they consider it their duty to discipline their family and members so as to guard the honor of the family or the community. Kamala Bhasin, my favorite, again. If we want to reduce violence, conflict, and wars, if we want peace, if we want meaningful relationships, and if we are really interested in sustainable development, we will have to understand men and masculinity just as much we need to understand women and femininity. Further, we have to develop partnership between boys and girls in order to achieve gender justice. Women can and may have led the movement, but men must be made to join in large numbers. Masculine and feminine are always best in balance. कहीं पे भी imbalance होता है तो friction आता है. Now, sexuality and masculinity. अभी तक किसी को कोई doubt? No. No. Awesome. You have learned that masculinity represents aggression, domination, and control. Yeah, then it is quite natural that masculinity affects all interactions and relationships, including sexual relations. Male sexuality, aggression, violence are connected in many ways. Male sexuality, aggression और violence ये कई ways में connected हैं. कैसे connected हैं? एक example है उनकी language. The language used by men. You will notice कि वो इतनी भारी भरकम लैंग्वेज यूज कर लेते हैं जिसमें सेक्सुअल कोनोटेशंस और वल्गर वर्ड्स बहुत ज्यादा होते हैं, और दे आर इजीली एबल टू टॉक अबाउट इट. और वो किसी भी चीज के बारे में बड़ी आराम से उन टर्म्स में गालियां वालियां दे के बात कर सकते हैं. Men in their mind take sex as a controlling mechanism. ये important है.
Men in their mind take sex as a controlling mechanism, and women who refuse to respond to or submit to sexual advances at times face terrible consequences. Acid attacks सबसे ज्यादा पॉपुलर जो इसका हुआ है वो यही केस है कि जहाँ पे मेल ईगो हर्ट हुई, जहाँ पे किसी की मैस्कुलिनिटी हर्ट हुई, क्योंकि उसको लगता है कि वो तो मैस्कुलिन है, वो डोमिनेटिंग है, अगर वो डोमिनेट नहीं कर पा रहा है तो उसका हक है कि वो उसको सबमिट करने पे फोर्स करे। Yeah, if the girl rejects the proposal, na? हाँ हाँ हाँ, अगर Oh my उसने रिजेक्ट God. किया कि अगर ये मेरी नहीं हो सकती तो ये किसी की भी नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि मेरा इस पे हक है, मैं मेल हूँ, मैं मैस्कुलिन हूँ, मेरा इस पे हक बनता है, मैं डोमिनेटिंग हूँ, मैं कुछ भी करूंगा। ओके, तो वहां पे ये काम करते हैं भाई, एसिड उनके मुंह पे फेंक देते हैं एंड दे डिस्ट्रॉय दैट पर्सन्स लाइफ कंप्लीटली। नाउ violent male sexuality is also responsible for sexual harassment। क्या क्या नहीं होता, सेक्सुअल हरासमेंट होता है, स्टॉकिंग होता है, मोलेस्टेशन होता है, रेप होता है, सेक्सुअल अब्यूज हो गया, स्टॉकिंग हो गया, ये सब क्या है? वायलेंस है एक तरीके से। अगेंस्ट whom? अगेंस्ट women। by whom? by men who believe too much in male sexuality and in the construct of masculinity, बहुत ज्यादा, कि वो डोमिनेटिंग है, उनका हक बनता है, उनका उनको ना बोलो तो भी वो हाँ मतलब होता है उसका, मतलब उनकी चलती है, उनकी पावर ज्यादा है, उनके पास पावर है, उन्हें ये लगता है कि दे आर डोमिनेटिंग बिकॉज दे हैव पावर। समबडी वांट्स टू से समथिंग? No, sorry, I think my mic was unmuted because I accidentally left the class. ओके ओके। तो दैट टेक्स प्लेस इन पब्लिक स्पेसेस, लाइक कहीं पे भी होता है। निर्भया रेप केस क्यों हुआ था? क्योंकि उन लोगों को बस इस चीज का गुस्सा था उस लड़की पे कि ये इतनी लेट रात को एक मेल के साथ क्यों है बाहर, बस इस बात का गुस्सा निकालने के लिए दे ब्रूटली रेप्ड दैट वुमन एंड किल्ड हर। एंड हाउ पेनफुल इज सच अ थिंग, लाइक हाउ व्हाट गेव देम दिस राइट कि वो अपनी मैस्कुलिनिटी को इस तरीके से एक्सप्रेस करें? किसने दिया उन्हें राइट कि वो डोमिनेटिंग है, जो भी है? तो कितनी सड़ी हुई मेंटालिटी है लोगों की। आप बाहर जाके देखेंगे कितना अनसेफ है हमारा हमारा देश। क्योंकि हमारी ये जो अभी हम बात करते हैं इन चीजों के बारे में कि बहुत मॉडर्न हो गया, नहीं हुआ है इतना। अगर 2016 में ऐसा केस हो रहा है, अभी उसके बाद डॉक्टर रेड्डी का जो केस हुआ था, ये दिल दहलाने वाले केसेस होते हैं। दीज आर एक्सट्रीम केसेस एंड ये अभी भी हो रहा है। मतलब हमारे देश के जो मेल्स हैं उनकी मेंटालिटी, उनकी मैस्कुलिनिटी कंस्ट्रक्ट जो उनके दिमाग में हो कैसा बना हुआ है, ये पावर प्ले वाली बात है सारी। दे थिंक दैट दे कैन, और ये हिम्मत वाली बात भी होती है। women think that they can submit to it। no, raise your voices, break their heads, you know। वो तब वहां पे उन्हें समझ में आएगा कि masculine characteristics, if we as women take those masculine characteristics, we can do the same stuff। ये पावर है सब, masculine feminine का इन्होंने पावर प्ले बना रखा है और कुछ भी नहीं है। Like outside now, women carry weapons and pepper spray and क्या? stuff. हाँ I think हाँ, Indian women should also adopt that. They have started to adopt it, but then not properly. Like Indian women carry, even I small carry pepper kids do spray, it. Would you carry? I carry pepper spray, lot of women Okay, carry my sister it। has it. A lot of, especially in Delhi, if you are outside, please carry some hairpins or carry some keys or carry some pepper spray with you always. This is amazing space, you know, you are never safe here। So I feel Mumbai is kind of very safe. I was out at like 8 or 9 and all, but then it was like totally safe. There were like police cars and all, jeeps and all are always away here and there, जो अर्बन Like एरिया they है वहां पे do, तो है, yeah, वहां पे है they फैसिलिटी। do patrolling and everything. It's very nice. हाँ, बट जो I अर्बन think एरियाज Mumbai नहीं is है, quite safe, no? What do you think about Mumbai? Is it safe? मुंबई माय डियर, इट इज अ metropolitan city। It's quite safe. Yeah, it is obviously safe, it is। These are men do these atrocities on small kids too। Yeah, small kids too। हाँ, छोटे बच्चों पे भी, Oh छोटे my बच्चों God, पे that भी is so terrible, It that can is terrible। scar your life, It cause can, trauma. yes They of don't course। deserve that, that's that innocent. They are I innocent, mean, of how course। can they even look at kids that way? My dad was like, how can they even, that small kids, like, how can they even think like that? It is important that And we as these students of people have kids psychology, and, daughters and stuff. And
I can't imagine, like how can they do something like that with having daughters and sisters and stuff? Suddenly I remember you have ADHD. Oh, Suddenly so I do I. remember. Yeah. I suddenly remembered that you have ADHD. That is why I can relate. How I just saw something. Anyway, thus I rape. don't understand what ADHD is. I understand what ADHD is. What is it? You don't know what is ADHD? I have some idea, but then I don't understand. Like I read You said somewhere and you said you had it. I'm recording. So I was kind of dumb over there because I thought that Meher is Sunaina and Sunaina is Meher. So thus rape is the most gruesome consequence of link between masculinity, sexuality and violence. It has been widely used as weapon in wars, holocaust and communal rights to punish men and women of affected communities or nations. Rape तो सबसे ज्यादा gruesome consequence है. सबसे ज्यादा खतरनाक जो violence against women होता है वो rape ही होता है. And violent masculinity और ये हर जगह use भी होता है widely to suppress women, to completely kill women. This is used mostly in wars and holocaust and communal rights. So violent masculinity makes women pay for everybody's sins. This is a beautiful line that Kamala Basin has written. Violent masculinity makes women pay for everybody's sins, but especially for the cardinal sin of being born a female. औरत होने की सजा मिलती है ये. वायलेंट मैस्कुलिनिटी जो है वो औरत होने की सजा देता है औरतों को. Violence against men by other men is also rampant and on the rise in contemporary societies. It is very damaging and self-perpetuating. There is evidence to show that those boys who are violated matlab boys who are raped and abused in their childhood are more likely to become just like that, aggressive and violent in their adulthood. Most of the men involved in crimes are found to have been subjected to childhood victimization and violence, and this is how the vicious cycle continues. It is the notion of masculinity that push men and women to muscular and to be masculine and forceful. तो ये जो पैराग्राफ मैंने पढ़ा ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत तरीके से जो मेन ऐसे जो आदमी ऐसे काम करते हैं रेप वगैरह ऐसे खतरनाक काम करते हैं ना ऐसे घटिया काम करते हैं उनके साथ ये सब चीजें हो रखी होती हैं और ये सब स्टडी कौन करता है कि साइकोलॉजिस्ट ही स्टडी करते हैं. Lot of criminal psychologists and forensic psychologists, those people study the minds of these people who have committed such crimes, and it is only in their mind that we will ever be able to find out the answers to why men rape, and when we will find out the answers to that we will be able to solve the problem better in the future so that no more such things happen with women. Along with males' greater aggression in other fields goes his aggression in the sphere of sexuality. Male generally initiate sexual contact और फीमेल की सेक्सुअल जो सेक्सुअलिटी है वो रिसेप्टिवनेस में ही कंसिडर की जाती है. वो रिसेप्टिवनेस में और उसका शर्माने में एंड ऑल दिस एक्सटेंडिंग इट टू द होल स्ट्रक्चर ऑफ फेमिनिन पर्सनालिटी एज डिपेंडेंट, पैसिव, अनएग्रेसिव एंड सबमिसिव, स्पेशली सबमिसिव. So hence it is important to understand how delinquency, crime and masculinity are linked and manifested in real life situations in the form of street fights, extortions, land and sex deals and other activities of underworld mafia. तो ये हर जगह है प्ले में, हर जगह. Women are sold and brought as like their things, like their objects. So all of this is related. Role of media, इसके तो हम क्या ही बात करें. रोल ऑफ मीडिया क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया स्पेशली जब ये हर चीज जो भी मीडिया में हर चीज जेंडर्ड है, वो जेंडर न्यूट्रल कुछ होता ही नहीं है. हर चीज इज मीडिया इज द बिगेस्ट जेंडरिंग एजेंट इन द करंट सोसाइटी. It makes statements about what to wear, how to talk, and how to behave in the family, community, and the society at large. For example, like Ranbir Kapoor said that media is actually a reflection. Cinema is actually a reflection of society, yeah, and I agree with it. Because they are showing like what people are like, and they're portraying it that on screens. but So I would it's insist that listening to कौन रणबीर कपूर ने बोला था ये?
Yeah. Listening to Ranbir Kapoor is not as good as listening to actual feminists and people who have worked in the field of arts, who have actually studied these things. उनको तो कोई पढ़ता नहीं है, कमला भसीन को कोई देखता नहीं है. हम इन एक्टर एक्ट्रेसेस की बात सुनते हैं जो खुद इतने बड़े बड़े स्टीरियोटिपिकल रोल्स करते हैं और कंट्रोवर्सीज क्रिएट करते हैं सिनेमा में. वो ये बोल तो सकते हैं कि हम सिनेमा जो दर्पण है सोसाइटी का, लेकिन ऐसा नहीं है. कई सारी मनगढ़ंत कहानियां भी होती हैं उनकी. वो कुछ भी शो करेंगे वहां, वो उनका प्रोडक्शन है. सोसाइटी वैसी है कि नहीं है वो हमारे ऊपर है जज करना. सोसाइटी का अगर रिफ्लेक्शन ही वो चेंज कर दे तो हमारी सोसाइटी बेटर हो सकती है, लेकिन वो उसको उल्टे कामों के लिए यूज करते हैं ज्यादा. आई होप पीपल एग्री विद दैट. Yeah. है ना नैना? डू यू हैव एनीथिंग टू से अबाउट इट? Nana's gone to eat chocos. ओके, चलो कोई बात नहीं, आगे कंटिन्यू करते हैं. तो हिंदी फिल्म एक आई थी एंग्री यंग मैन का, जो स्टेटमेंट यूज होता था बहुत ज्यादा. मर्द मूवी आई थी, तो उसमें कितना वायलेंस दिखाया, उसमें कितना कुछ ऐसी चीजें दिखाई जो हेगेमोनिक मैस्कुलिनिटी को और एग्रेशन और ऑल दीज कंट्रोलिंग क्वालिटीज ऑफ मेन, दे वर प्रमोटेड थ्रू ऑल ऑफ दीज मीडिया. तो ये सब कुछ खास नहीं है इसमें, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. अदर एडवर्टाइजमेंट्स, हाँ, और एडवर्टाइजमेंट भी Wait, बहुत. Deepti, what's erring girl? एरिंग मतलब जिसने गलती करी हो. Okay. हाँ, जिसने गलती करी हो वो लड़की. एरिंग गर्ल मतलब द वुमन और द गर्ल हु हैज मेड द मिस्टेक. ठीक है. और फिर हम आते हैं आर एडवर्टाइजमेंट्स टू रीइंफोर्स जेंडर स्टीरियोटाइप्स ऑफ मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी. Male aggression and power is appreciated and idealized. For example, when a man rides a motorbike, तो वो इतना ज्यादा टफ काम कर रहा है, वाओ कितना कूल लग रहा है. एंड माउंटेन्स पे बाइक्स पे डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है उसकी टफनेस का. नीचे डिस्क्रिमिनेट वो थोड़ा छोटा सा डाल देते हैं ताकि लीगल उनके ऊपर कोई कार्रवाई ना हो जाए. लेकिन उससे क्या वो दिखाना क्या चाह रहे हैं कि मेन आर सो टफ. ठीक है. एंड WWF का भी हम पढ़ सकते हैं. WWF जो WWE था पहले, है ना, इतना ज्यादा लड़ाई वड़ाई दिखाना, वो बच्चे भी ऐसे ही लड़ने लग जाते हैं स्कूल में, वही टैक्टिक्स यूज करने लग जाते हैं. सो ऑल ऑफ दिस शोज कि कैसे मैस्कुलिनिटी को प्रमोट करते हैं इन द रॉन्ग, गलत तरीके, But there are negative. women also. Women wrestlers are there. There's a whole category. But it is not that popular and I don't think women wrestlers को उतना ज्यादा कोई. It was a big rage. Like when I was small and all, there was a big rage. Like they used to put on these costumes as doctors and nurses and all, and actually That is not fight healthy. properly. That is not healthy. Putting up such you know, putting up such. एक मिनट रुक जाओ, पहले तो एक चीज, हमारे चैप्टर यहाँ पे खत्म हो गया है. ठीक है. और अब उसके आगे हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में. चैप्टर यहाँ पे खत्म हो गया है, एक बार सब रीड कर लेना और मेरे को बता देना अगर कोई डाउट हो. हाँ. Okay.